जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान हैं, आप #एक बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत स्वागत स्वागत। तो आपका ढेर सारा स्वागत है इस ढेर सारी बढ़िया सी क्लास में। गुड इवनिंग तुमने कर दिया, गुड इवनिंग मैंने ले लिया। भाई हमें थोड़ा सा संदेश दिखा दो, फिर उसके बाद संदेश कर देंगे बंद। कैसी लगी? देख ले, फोटो फोटो खिंचवा ले। ठीक है चलिए आगे बढ़े भाई। रेडी? चलो जी। तो ये है सुपर सेट नंबर 2, 135 का टारगेट है प्राथमिक और जूनियर की क्लास के लिए। देखो भैया, टाइम खराब किए बिना सीधे टाइम पर आ जाते हैं। आपका सवाल पहला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आए? जवाब लगाएं और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। चलें, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर। फटाफट पहले सवाल का जवाब आपने क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार देने वाले बहुत खुश हैं, चलो कट कर देते हैं। श्लेष अलंकार देने वाले बहुत खुश हैं, कट कर देते हैं। उपमा अलंकार देने वाले कट कर देते हैं। अनुप्रास अलंकार वालों को क्या सही घोषित कर दूं? ऑप्शन नंबर डी। तो पहले सवाल का जितने लोगों ने जवाब दिया है डी, डी का रीजन रीजन पता ही है। अच्छा भाई, एक चीज और है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन वाली क्लास करा देता हूं, तो मुझे लगता है ये स्पीड टेस्ट की तरह होना चाहिए। क्या बोलते बाल को? जनता क्या बोलती है? स्पीड के साथ चला दो, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देगे। क्या बोलते हो? चलिएगा। यहां पर आपके सामने अगर आ जाएगी, हाँ यस बोल, तो पहले सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। नंबर, भाषा हमारी पहचान है। सवाल इधर है बेटा, यहां ध्यान मत दो, वहां दो। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? सदैव बहुवचन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है वो क्या है। ऑप्शन नंबर बताइए। यहाँ तो अगर आपके सामने आगे सबसे जो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जनता है, पानी है, प्राण है या आकाश है, बताएं बालक मेरे क्या खास है? आपने सवाल का जो जवाब दिया, नंबर क्या है? दूसरे सवाल का जवाब दिए हुए सज्जनों, तुमने कहा जनता को, पानी को या प्राणों को, है ना? ऐसा तो नहीं तुम्हारे प्राण, भगवान नगर ऐसा हो, चलो है ना, प्राण अभी बचे हुए हैं। तो सवाल में आपने जवाब दिया दो को सी, बिल्कुल सही लगाया, बिल्कुल है ना, चलेगा। नो सर प्लीज गो विद एक्सप्लेनेशन। ओके ओके जी। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, उस शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? सवाल नंबर 3 आपके सामने है, बताइएगा। सवाल नंबर 3 जो आपके सामने आता है, नंबर 3 आपका हमारा 3 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसे शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न नहीं बोलते, अजय नहीं बोलते, सर्वज्ञ नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। जिन्होंने ए जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है? सही है। ए जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं। डन। क्या हो, कुछ इशू? क्या हो गया? क्या हो गया? चलो कोई नहीं, आ जाओ जी यहाँ। डन। चलिए, तो आपके सामने ये देखने के बाद नया सवाल आ जाता है। नया सवाल कहता है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यह रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? जो परिश्रम करेगा, वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पर क्या करेगा? मेहनत करेगा। तो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यह रचना की दृष्टि से किस प्रकार का सवाल है? तो आपके सामने अगर आ रहा है यहाँ पर, तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या क्या है भाई? आज्ञावाचक। अब देखो कोमा तो लग गया, और अगर कोमा लग गया नंबर 4 के साथ, तो 4 में क्या कि भैया एक इधर की तरफ दिख रहा है, एक इधर की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? सोना बाबू, यहाँ पर सोना बेबी, और दोनों को मिला दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्र बेबी। और जो मिश्र बेबी है वो है मिश्र वाक्य। तो मिश्रित वाक्य के साथ ऑप्शन आ जाता है ना? तो यहाँ पर जो होगा, एक उपवाक्य है, दूसरा जो है वो भी उपवाक्य है। चले भाई आगे। नेक्स्ट नंबर आता है 5। निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से प्राप्त होने के बाद अपना अर्थ बदल देते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा से जो निकलेंगे, संस्कृत में जो थे, और उसके बाद हिंदी में जो उनका भाव बदल दिया गया। तो एक बात बताओ, अगर आपके सामने अगर मैंने ताम्र लिखा है, तो एक बात बताओ, ये जो ताम्र शब्द है, ये तद्भव है कि तत्सम है? इस सवाल में आपने तद्भव बोला,
और जो तद्भव नंबर 5 के साथ है सही उत्तर है सूर्य देव का जो प्रारूप है वो क्या है, सूरज। तो इसका मतलब यहाँ जो सूर्य है इनका अगर कोई पूछेगा तो सूरज जो हमारा है वो तद्भव है, सूर्य जो हमारा है वो तत्सम है। आपसे मैंने एक सवाल और पूछ लिया कि जो ताम्र है वो क्या है, तो अगर आपने बोला कि सर जी ताम्र जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, तत्सम शब्द है, तो आप बिल्कुल क्या है, सही है। मस्तिष्क के लिए बेटा माथा होता है ना, माथा। इसके बाद जो अग्नि होता है उसके लिए अगर आपने देखा होगा है ना, आग जो है अग्नि। तो इस तरह याद रखें, ग्राम जो है वो क्या है, गांव है। तो लेकिन सूरज जो है तद्भव है, बाकी सारे क्या है, तत्सम है। अत्यधिक मतलब भैया ज्यादा ही कुछ हो गया है, तो अत्यधिक में जो लगा उपसर्ग है वो क्या होगा, अत्यधिक में क्या उपसर्ग लगा है आपके सामने। इस बात के साथ एक जानकारी और देंगे, अत्यधिक जो है ये किस संधि का रूप है, ये किस संधि के रूप में आपके सामने आ रहा है, बताएं जरा बालक हमारे, बताएं। अब उपसर्ग क्या होगा भैया, उपसर्ग आगे की तरफ लगाओगे, प्रत्यय पीछे की तरफ लगाओगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक आ रहा है अति और एक आपके सामने आएगा, बस आगे की जानने की जरूरत नहीं। तो अति लगा दिया आपने, ऑप्शन नंबर डी। हमने पूछा था इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें जो संधि भाई बहनों ने दिया है यह बेटा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रूप मिला है आपके सामने, ई तो जानते ही होंगे आप लोग, आ ई आई है ना, उसके बाद आ भी मिला दिया और जो मिल जाता है या मिलता है, और ये जो प्रभाव आता है ये यण संधि का प्रभाव आता है। तुम्हारे चक्कर में मैं इतना पढ़ के आता हूँ कि मेरे को ना सारे सब्जेक्ट अब ऐसे लगने लगे, यूं 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 करवा दूं मैं, चलेगा। तो आपके सामने जो सवाल का जवाब है यण संधि जिन्होंने दिया, बिल्कुल सही। नंबर आता है श्रृंगार रस शब्द का स्थायी भाव क्या होगा। श्रृंगार जो शब्द है इसका स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या होगा जी। सर प्लीज एक्सटेंड, बेटा एक्सटेंड नहीं होगी, वैलिडिटी बता रहा हूं है ना, प्लीज। अब वो हो चुका तो हो चुका, आपको एक हफ्ते से ज्यादा टाइम दिया था, टीम कर ही नहीं सकती आगे बेटा। चलिएगा, नया नंबर आपकी स्क्रीन पर है जो है, बने रहो अध्ययन मंत्र के साथ, अगर कुछ नया ऑफर आया तो बिल्कुल है। बताइए जल्दी। हम्म क्या जवाब दे रहे हो आप। एक सेकंड बेटा, तो अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो यहाँ पर रति, बहुत बढ़िया। आपने क्या जवाब चुना है मेरे बच्चे, रति, और अगर रति चुना है तो बिल्कुल क्या है, सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है, बहुत बढ़िया। श्रृंगार रस को सभी याद रखना। एक बात और याद, सभी रसों का राजा, सभी रसों का क्या बोला जाता है, याद रखना, सभी रसों का जो राजा है वो श्रृंगार रस कहलाता है, और इसीलिए एक नाम भी दिया जाता है, जो नाम क्या है, रसराज। तो अगर तुम्हारे सामने एक सवाल आ जाए कि रसराज किसका नाम है, तो याद रखना श्रृंगार रस को ही क्या बोला जाता है, रसराज बोला जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखेंगे। नया नंबर 8, लिखावट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब लिखावट में जो हुआ है वो किस प्रकार का होगा, पहले तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा किस प्रकार का प्रत्यय है, तो इसको बोला जाएगा कृत प्रत्यय, और जो कृत प्रत्यय होता है उसको मतलब क्या होगा, याद रखना, इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि अगर जो क्रिया के अंत में जुड़कर भाव बनाता हो या भाववाचक संज्ञा बनाता हो। तो इस सवाल में जो आपने नंबर 8 में चुना है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, वो है आवट। लिख के साथ क्या आ गया, आवट। नंबर 9, आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए जहां पर आपको जवाब देना, गद्यांश के अनुसार भाग्य किसका साथ देता है, यहां पर भाग्य किसका साथ देता है वहां पढ़ना है। तो जैसे आप इसे यहां पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नंबर हमारा 9 और 10 है, नंबर 9 देगा, देखो ये परीक्षा। अब आप भाग्य का साथ देखेंगे तो भाग्य के देखो ये क्या लिखा है, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्मवीर होता है। याद रखना, जब भी पैराग्राफ में जुड़ो, जो शब्द मिले उसके बेटा पीछे की तरफ और उसके आगे की तरफ एक लाइन देख लेना, आपको वहीं जवाब मिल जाएगा। तो आपने अगर इस सवाल में दिया है तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या दिख जाएगा, जो कर्मवीर और परिश्रमी होता है भाग्य उसका साथ देता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको बताना, मनुष्य के वर्तमान को नष्ट करने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है, किसने बताया है। अब देखो, अगर यहाँ पर सबसे बड़ा शत्रु है तो ये मिल गया सबसे बड़ा शत्रु। शत्रु के आगे चलेंगे तो आलस्य मन उसका शत्रु है, उसके बाद देखेंगे उसके वर्तमान को नष्ट कर देता है। तो बेटा क्या बोला, या तो आगे जाएंगे या क्या है, पीछा करेंगे, बस है ना। या तो किसी को अपने पीछे लगा दो या किसी के पीछे लग जाओ, भावार्थ में बस यही ध्यान रखना। और इस सवाल में जो जवाब होगा वो क्या होगा, आलस, आलस्य, ऑप्शन नंबर ए। कुल अव्यय का जो है, कुत्र अव्यय का जो अर्थ होता है वो क्या है, कुत्र जो अव्यय का क्या अर्थ होता है बताए, किसका, कहां, कौन, किसके लिए। सवाल देखोगे तो मजा आता रहेगा। आज के सवालों में हमने नेक्स्ट लेवल पर सवाल दे दिया बाबू,
संस्कृत में जो कुत होता है एक प्रश्नवाचक अव्यय शब्द होता है, याद रखना प्रश्नवाचक, ये हो गया। संस्कृत में अगर देखेंगे तो ये क्या हो, क्वेश्चन मार्क वाला। अब क्वेश्चन मार्क किसका, कहाँ, कौन आ गया। बट 11 नंबर में अगर जाओगे तो इसका नाम होता है वेयर, कहाँ के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, कहाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जितनों ने बी लगाया बिल्कुल सही है, डन। हाँ। अच्छा, कोई अगर पूछ लेगा, जैसे किसी ने पूछा किसका, है ना, किसका किसका, ये कश्य होता है, क्या होता है, कश्य। इसका मतलब किसका। और भैया अगर कोई पूछता तुमसे कौन होगा, तो कौन कहाँ चले, तो कौन के लिए बड़ा आसान है संस्कृत में बाबू, का। का कबूतर, का खरगोश, नहीं का ये वाला। और बेटा किस लिए क्या होता है, किमर्थम। अरे मैं बता रहा हूं, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है भाई नंबर हमारे सामने 12। महिमा शब्द का लिंग क्या होगा, महिमा जो शब्द है इसका लिंग क्या होगा, बताएं। महिमा शब्द का लिंग क्या होगा। मेरे बाल पीछे से कुछ ज्यादा बड़े लग रहे हैं यार। हैं, बड़े हो रहे हैं पीछे से। हाँ, एक वही दे दे यार, रबड़ी दे दे, चोटी बाल दो। कटवाने का तो टाइम ही ना मिल रहा। चलो, तो अगर भाई तुम जवाब दे रहे हो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल अच्छा। स्त्रीलिंग महिमा शब्द का लिंग क्या होगा। अब देखो, आपने इसमें लिंग पूछा था, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, अक्षर भ्रमित करने वाला सवाल होता है। हिंदी में सामान्यतः अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ईश्वर की महिमा, मूल संस्कृत व्याकरण में जब जाएंगे तो महिमा शब्द क्या है, पुल्लिंग। तो पहले मैं आपको बता दूं, याद रखना, अभी हम संस्कृत के सवालों पर आ रहे हैं। कृत अव्यय जो है ये भी संस्कृत का सवाल था मेरे बच्चे, बस मैं ट्राई कर रहा था, देखो तुम खुद पहचान लोगे क्या। और ये महिमा जो शब्द है नॉर्मली देखोगे तो अगर इसे संस्कृत में कोई पूछेगा तो याद रखना इस शब्द का जो होगा इसको बोला जाता है पुरलिंग। तो आंसर होना चाहिए था 12 का बी, आ गया। हाँ, संस्कृत में याद रखिएगा पुरलिंग होता है, अगर कभी भी कोई पूछ ले, मूल संस्कृत व्याकरण में महिमा शब्द पुरलिंग होगा, महत शब्द से बनता है। ठीक है, तो अगर इसमें गड़बड़ हो जाए, हिंदी में तुम्हें अगर लगेगा तो महिमा जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, याद रखना इस बात को भूलना मत। अगर संस्कृत में पूछा पुरलिंग होगा, हिंदी में पूछेंगे तो स्त्रीलिंग होगा। तो कैसा लगा ये सवाल, एक बार अपने दिलों की गहराई से बताएं। कैसा लगा सवाल, दिलों की गहराई से बताइएगा कैसा लगा। जिनको संस्कृत नहीं आती बेटा 10 नंबर की आएगी पेपर में। अभी संस्कृत के और भी सवाल आएंगे, है ना। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं नए नंबर की तरफ। नंबर 13, निम्न में से सर्वनाम शब्द क्या है, बताइए। सर्वनाम जो शब्द है वो क्या है, बताएं। जो सर्वनाम शब्द है वो क्या होगा। आओ आओ आओ, चलो बेटा बता के कर रहे हैं, संस्कृत का बताओ, निम्न में से सर्वनाम शब्द क्या है, सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी। तो मेरे बच्चे अगर कोई पूछेगा राम करोति संस्कृत में याद रखना निम्न में से सर्वनाम क्या है, शा। तो अब कई बार हो जाता है सर ये होता क्या है, ये होता क्या है। तो मेरे बच्चे याद रखिए, इसी को हिंदी में जो बोला जाता है क्या बोला जाता है, वह बोला जाता है। तो ये लो आपके सामने संस्कृत सर्वनाम शब्द जो सा है, संस्कृत में क्या होता है सा, और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, वह। कैसा रहा मेरे बच्चे सवाल, बताओ जल्दी यार, तुम तो ढीले पड़ जाते हो मेरे यार। मैं सुबह से लेके शाम तक 8 10 20 50 क्लास भी ले लूं तब भी नहीं, हाँ, तब भी मेरे को थकान नहीं होती। बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट, वाक्य संशोधन करना है आपके। बालक है अक्षिकांड, अरे अब देखो भैया, अब इसका मतलब बताओ, इसको संशोधन करें, वाक्य संशोधन करें नंबर 4 में जी, व्याकरण के नियम में चाहते हैं। आओ आओ आओ, अगर इस सवाल में चलोगे यहां पर तो देखो जरा जवाब क्या होगा। भाई जितने लोगों ने जवाब दिया व्याकरण के नियमों के आधार पर, याद रखना संस्कृत व्याकरण में जब आप पढ़नी के सूत्र को देखते हैं, इसे मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी। तो बालक जो होता है, बालक है अक्षी का जो अक्षणा, कांड तो यही रहेगा, तो अक्षणा आना था मेरे बच्चे, सवाल का जवाब बी था, बस संशोधन यही होना था। तृतीय विभक्ति में जाओगे। अच्छा, आंख जो होती है, आंख जो होती है उसको अक्षी का विकार बोला जाता है, और अक्षी शब्द की जब तृतीय विभक्ति आती है उसे अक्षणा बोला जाता है। इसलिए मेरे बच्चे सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है। नेक्स्ट, मैं भी देखूं तुम्हारी संस्कृत कैसी है। उपोषिति में जो संधि है वो कौन सी है, बताओ। नंबर 15, सवाल नंबर 15 का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 15। हम्म, बताइए जरा, बोलिएगा जरा।
तो आपने अगर इस सवाल पर जवाब दे रहे हैं, नंबर आपके सामने अगर 15 आ रहा है तो 15 का जवाब बहुत बढ़िया। आपने अगर दिया है पर रूप, कुछ लोग तो मेरे बच्चे ब्रिलियंट देते हैं, मेरा दिल लेके चले जाते हैं, ये आर्टिफिशियल वाला। तो पर रूप जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ही प्लेज फुटबॉल नाइसली व्हाट काइंड, 5 सवाल बेटा अंग्रेजी भी आती है तो वो भी ले लो, है ना। यहाँ अगर आपके सामने देखेंगे तो अगर आप कह रहे ही प्लेज फुटबॉल नाइसली व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब इज नाइसली, मेरे बच्चे नाइसली एल वाई एडवर्ब तो होता है, लेकिन किस प्रकार का एडवर्ब है। तो अगर आ जाए, देखो समय इसमें दिया नहीं, जगह का इसमें कोई बात नहीं, आवर्ती इसमें आई नहीं, ये क्या है, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि आप किस प्रकार के मैनर्स है ना, नाइस पर्सन, क्या होगा, नाइस पर्सन। भाई मैं तो वही कहना, देखो जितने भी बच्चे के यूपी टेट में जो भी नंबर आए हैं, चाहे वो मेरी वजह से 140 आए, चाहे मेरी वजह से 89 आए, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूँ भैया, ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, जिस तरह ना। और कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं, कई बार हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। चलो चलो, नंबर आपके सामने 17, आपको बताना है करेक्ट जो सिनोनिम्स होता है। एविडेंट, एविडेंट जो वर्ड होता है इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा। एविडेंट का मतलब हिंदी में अगर कोई पूछ लेगा तो तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में कुछ है, प्रचुर मात्रा में, तुम्हारे पास बिल्कुल एकदम क्या है, बराबर लपालप एकदम भरपूर मात्रा में कुछ है। और अगर एक बच्चा आ जाए बोलेगा सर जी मेरे पास तो अत्यधिक मात्रा में कुछ है, तो मेरे बच्चे याद रखना तीनों ही बातें सेम है। और इतनी बातों को जानने के बाद इसका पूछा है सिनोनिम, तो इसका मतलब क्या होगा, रेयर का नहीं, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, एकदम भरा हो। अच्छा, अगर बेटे स्केर्स के मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो क्या है, दुर्लभ है। रेयर का मतलब भी होता है कोई चीज क्या है, विरल है, असाधारण है, जो मिलती ना हो, है ना, विरल बोल दे, असाधारण बोल देंगे। और इम्पिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम क्या बोलेंगे, खाली। नया नंबर देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सवाल का जवाब क्या होगा। बचपन से लेकर आज तक अंग्रेजी में कुछ सीखे हो ना सीखो, ये तो सीखे ही होंगे। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ईमानदारी क्या है, ये वाला। तो मेरे बच्चे याद रखना, यूनिवर्सल ट्रुथ में काउंट होते हैं, नॉर्मली हम इन्हें क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन, बताओ महिलाओं की जो प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या होगी। लगाओ जरा, आज निशाना देखो अंग्रेजी कितनी है तुम्हारी तेज। हाँ, अंग्रेजी बताओ भाई किसकी कितनी तेज है। यार अरे छाला पड़ गया, दर्द हो रहा, पानी तो बहुत पी रहा हूँ मैं, मेरे को लगा कोई गाली वाली तो नहीं दे रहा, मैं इतनी क्लास ले रहा हूँ। हाँ, कहीं गड़बड़ है कुछ ना कुछ। 19 का जवाब मेरे बच्चे जिन्होंने जवाब दिया है वो क्या है, वुमेन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नंबर 20, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का जो सिनोनिम्स होगा बताओ वो क्या होगा। ट्रांसपेरेंट का जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा, जल्दी बताइएगा। हम्म, बताओ जल्दी। तो आपने अगर जवाब दिए हैं यहाँ पर मेरे बच्चे, क्या होगा, अगर दे ओपेक देखा होगा ना, बस ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल दिख रहा है, अपारदर्शी जो होता है उसको बोला ओपेक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्लियर जो है, ट्रांसलेंट है, जो है ब्राइट जो है, ये क्या होता है, वो होता है सीधे दिखने वाले, ठीक है, साफ सुथरे वाले। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है, उसके बाद मेंटल बोला जाता है, मेंटल कोल कोरोड कोड बोला जाता है, कोर बोला जाता है, या स्थलमंडल बोला जाता है। सबसे भीतरी भाग को देखो, अर्थ इस तरह काम करती है, सबसे भीतर जाओगे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, और अंदर घुसा दो इसको, तो मेरे बच्चे जो सबसे अंदर घुस जाता है बस याद रखना उसको क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्रोड, या फिर क्या बोला जाए, कोर, है ना, कोर बोला जाता है। अब देखेंगे आपके सामने, डन, चले बहुत बढ़िया। दक्षिण भारत की गंगा किस नाम को बोला जाता है, जो बताए, दक्षिण भारत की जो गंगा है वो किसको बोला जाता है, गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को, या फिर क्या होगा आपके सामने, नर्मदा को, बताइएगा। नंबर 22 मेरे बच्चे याद रखना,
कावेरी जो है उसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। तो अगर इसे कावेरी ऐसे लिखोगे, नीचे लिखा वो भी बिल्कुल क्या ऐसे ही, तो इसे ही बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा यही कहलाएगी। आपने जवाब में कुछ और भी दिया होगा, जैसा मैं देख पा रहा हूं, दक्षिण भारत की गंगा। आपने गोदावरी को, मेरे बच्चे याद रखना, गोदावरी जो है, गोदावरी को दक्षिण गंगा खाली याद रखना, गोदावरी खाली क्या कहलाती है, दक्षिण गंगा। और ये कंफ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूं यार। जब भी आपके सामने सवाल आता है कि दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दो बातें याद रखना, जो कावेरी है, जो कावेरी उसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, और जो गोदावरी उन्हें दक्षिण गंगा बोला जाता है। और इनके अलावा गोदावरी का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा बोलते हैं। तो दोनों बातों को हमेशा अपन क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंबर 23। नंबर क्या है? 23। सवाल नंबर 23 का जवाब दो। सवाल नंबर 23 का, हाँ जी, चलेगा। एक सर कहते हैं, दोनों का गोदावरी होगा, उनके सर पे सर लगा दे। सर से याद है बेटा, उनसे बोल कि सर जी आप एसआईआर का फॉर्म भरो, वो जरूरी है आपके लिए। क्योंकि एसआईआर के फोन में क्या है बेटा, आजकल देखा ना, जो एसआईआर वाला फॉर्म भरा जा रहा है, वो फोटो मांगते हैं, उसमें कहते हैं दोनों कान दिखने चाहिए। तो इसका मतलब उन्हें ध्यान से मेरी वीडियो भेज देना। अगर वो ये कह रहे हैं कि दोनों को गोदावरी बोला जाता है, तो गलत जवाब है। दक्षिण भारत की गंगा हमेशा क्या कहलाएंगी, आपकी कावेरी। और दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा अगर हमेशा क्या कहलाएगी, याद रखना क्या है आपके सामने, गोदावरी। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा या फिर भैया वृद्ध गंगा वो गोदावरी। ठीक है बाबू, याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। रील बनवा देना भैया, इसकी रील कटवा देना। ठीक है, मैंने टीम को बोल दिया रील कटवा देंगे इसकी। और बोलो तो। चलो नया नंबर आओ। आपके सामने अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, अरावली की सबसे ऊंची अगर चोटी के बारे में कोई बात करेगा नंबर 23 पे, तो सवाल नंबर 23 का जो नाम है वो है गुरु शिखर। क्या होगा भाई? गुरु शिखर। तो जो गुरु शिखर है वो हमेशा याद रखना अरावली पर्वत वाला की सबसे क्या है, कोई पूछ ऊंची चोटी है, कोई पूछेगा कितना है, तो मेरे बच्चे याद रखना 1722 है। कोई एक बात और पूछेगा कहाँ पर है, तो याद रखना राजस्थान में है। और अगर कोई और पूछेगा तो बचा ही नहीं कुछ पूछने लायक, क्या पूछेगा, पूछ सकता है राजस्थान में भी कहाँ है, तो बोल देना माउंट आबू में है। ठीक है, लो, और इससे बड़ी याद क्या है। नंबर 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे, भाई पहले वाले में तो एशिया में हम आ गए, पहले वाले में तो क्या है, एशिया। अगर कोई पूछेगा, मेरे बच्चे याद रखना, पहले नंबर पर कोई पूछेगा तो फर्स्ट में कौन आता है, एशिया, और सेकंड में आता है अफ्रीका। सेकंड में क्या आता है, अफ्रीका। तो सवाल का जो जवाब है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो कॉन्टिनेंट जो सबसे बड़ा आता है वो एशिया है, उसके बाद। अच्छा, अगर आप इनके लिखते हैं तो आप ये याद रखना, इसे भी याद करवा दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप महाद्वीपों को घटते हुए क्रम में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो आता है वो एशिया आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर आपकी मुलाकात होती है दक्षिण अमेरिका से, उसके बाद अंतरिक्ष अंटार्कटिका मिलता है, उसके बाद यूरोप मिलता है, और लास्ट मंथ में सबसे छोटा लेकिन सबसे खुशहाल रूप में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ये कुल प्रकार से आपके सामने हमारे क्या है, 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया सबसे ऊपर आता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे आता है। कैसी लगी जानकारी दी हुई सज्जनों? आगे देखेंगे नया नंबर। आपके सामने आता है मारियाना ट्रेच जो है ना, मारियाना जो ट्रेच है वो किस महासागर में स्थित है, बताओ याला। मारियाना ट्रेच जो है वो किस महासागर में स्थित है, आपके सामने पूछा जा रहा है। और नंबर 25 में अगर आप जानकारी देंगे तो जो हमारा सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा जो महासागर है, डीपेस्ट जो ट्रेंच होता है, उसके रूप में देखते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, प्रशांत महासागर। तो इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूं जी। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय जो ग्रत है, डीपेस्ट जो ट्रेंच हम बोलते हैं, वो भी इन्हीं को बोलते हैं। इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है, जिसे आप कह सकते हैं कि 11 किलोमीटर है। क्या है, 11 किलोमीटर। तो अगर इसके अंदर माउंट एवरेस्ट को डाल दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा, निकल है ना ये वाला। तो अगर कोई सवाल पूछे कि माउंट एवरेस्ट को डुबाने वाला ट्रेंच कौन सा होगा, तो बाबू याद रखना जो मरीना है ना, मेरीना है ना, मरीना, देखो ये कह रहे मरीना, इसका मतलब मरी मतलब डेथ ना। पूछ रहा है कोई किसी के मरीना की अभी तक भैया, तो इसका मतलब जो इसके अंदर जाएगा सीधा सीधा क्या है, जय हो, लाहौल अकबर, राम राम, बाकी तुम समझ गए आगे। ठीक है भाई, जानकारी समझ में आ गई इसकी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। अब देखो नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा पैदा ना हो सके। अब दोबारा क्या है उसके रूप में आ रहे हैं। तो याद रखना मेरे बच्चे, कोयला एक ऐसी चीज है, एक बार गया तो गया, दोबारा वापस नहीं आता। समय जैसा है, एक बार निकल गया तो निकल गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के लगभग समानांतर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय जो होगा, अगर आपने देखा होगा इंटरनेशनल किससे गुजरती है, तो इंटरनेशनल जो रेखा गुजरती है, याद रखना इसे हम एक काल्पनिक रेखा को पार करते हुए कैलेंडर की जो तारीख बदल जाती है, इस काल्पनिक रेखा को जैसे पार करते हैं तो कैलेंडर की डेट बदल जाती है। प्रशांत महासागर से गुजरती है, और इसको अगर आप देखेंगे तो याद रखना कई जगह पर क्या है, मोड़ा जिल्ट जिग जैग बताते हैं। इसको बोला जाता है 180, और 180 देशांतर वाली अगर लॉन्गिट्यूड है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? शनि है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, मंगल है। जिसका वक्त खराब चल रहा हो आप उसे शनि जवाब देंगे, जिसका सही चल रहा हो वो क्या है? बृहस्पति देगा। बृहस्पति जिसे बोला जाता है जुपिटर, जुपिटर हमारा सबसे बड़ा ग्रह, सॉरी सबसे बड़ा क्या है और ग्रह भी है, और सबसे भारी ग्रह भी क्या है? यही है। अगर इसमें देखा जाए तो भैया याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा था कि मेरीना ट्रेंच में क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो पूरी की पूरी एवरेस्ट डूब सकती है। याद रखना भाइयों बहनों, इस बात को अपने कान से लगा लेना। बृहस्पति जो ग्रह है वो इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह, मतलब ये पृथ्वी जैसे छोड़ो 1300 अगर पृथ्वी उसके साथ कर देना तो भैया याद रखना उसके अंदर समा जाएगी। इतना बड़ा बृहस्पति है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है इसके जैसी अगर 1300 पृथ्वी भी होंगी तब जाके वो बृहस्पति के बराबर की होंगी। जानकारी कैसी लगी भाई? बढ़िया लगी कि नहीं मिली? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी बात, एक बात और बता दूं, ये दानव ग्रह है। ये क्या है? दानव ग्रह। यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसों का वो मिलता है ना। हाँ, गैनीमीड नाम से आपने सुना होगा इसका सबसे बड़ा। आगे समझ में? चलो, भारत का मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? अगर ये कोई पूछेगा, ये मेरे बच्चे मैं स्पेशल एक सीरीज बनाना चाहता हूं तुम्हारे लिए, जिसका नाम रखना चाहता हूं 59 सेकंड्स। कैसा रहेगा 59 सेकंड्स रखना, जिसमें छोटी छोटी सी रील कटवा के डलवा दो ताकि तुम्हें जीवन भर याद रहे। बालक कम हो गया आज, बालक कम आए, इंटरेस्ट नहीं आ रहा किस क्लास में? बंद कर दूं क्या कल से? है? काहे टाइम लग रहा? कोई नहीं, कहीं और जा रहे हैं, कोई वायरल खबर दे रहा होगा मुझे लग रहा है। चलो भैया आ जाओ। तो अगर आपके सामने इसका जो जवाब है वो कितना हो, तो 5 घंटे 30 मिनट, बिल्कुल क्या है, सही है। 29 का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 20 का जो 9 का है, बी सवाल। पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है वो हिंदुस्तान के, मतलब हमसे पूछ रहे हैं कि पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? कांग्रेस के वो अधिवेशन जो आज देखो, इतिहास कितना बलशाली है। मतलब हम आज पढ़ रहे हैं बीजेपी, हमें ना आज बीजेपी सामने आ रही, इतिहास में क्या पढ़ रहे थे हम? कांग्रेस का। भारतीय जो कांग्रेस अधिवेशन को मतलब कितने तरीके से याद कराया जाता है। तो समझ के देखो, हर किसी का इंसान आता है, हर डैश का वक्त आता है, ये इस सवाल से पता चल गया। तो याद रखना, पूर्ण स्वराज की मांग करने का जो श्रेय जाता है वो लाहौर अधिवेशन को जाता है। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, तो लाहौर, इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ कहानी ताकि याद रहे। एक ऐतिहासिक सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी लेते हैं। इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया जाता है और 26 जनवरी 1923 को देश का पहला स्वतंत्र देश बनाने का निर्णय लिया जाता है। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लाहौर अधिवेशन 1929 वो जानकारी है। नेक्स्ट भाई, चलो नेक्स्ट आता है आपके सामने, क्या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, मुझे लग रहा है आर्य समाज भी कुछ ज्यादा फेमस है हमारी टीम के लिए, हर दिन एक सवाल डाल देते हैं इसका, ये है ना। तो आर्य समाज के बारे में बेटा बिल्कुल छोटी सी जानकारी देता हूं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 को मुंबई में की थी। मुंबई में करते टाइम इन्होंने एक चीज का नारा दिया था जिसमें कहा था वेदों की ओर लौटो। जब ये वेदों की ओर लौटो नारा दे रहे थे, इनके दिमाग में आई ये बात कि चलो हम क्या कर देते हैं, एक किताब भी लिख देते हैं, और इस किताब का नाम इन्होंने रखा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जब जानते हैं तो इन्होंने आर्य समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। इन सारी तरीके से ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा हमारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय संविधान के किस भाग में हम मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं? मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो कहां पर हम डिस्कस करते हैं, बताइएगा।
चलो। अच्छा मेरे बच्चे, कल ना वो जो 11 बजे वाली क्लास थे अपने टाइम पे होगी, तो ध्यान रखना 11 बजे, ठीक है? 11 बजे मिलेंगे उसके लिए। नंबर आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन हिंदुस्तान में जिस उसमें मिलता है वो बिल्कुल सही। आपने ऑप्शन नंबर बी, कितने लोग दे रहे हैं भाई? अरे चलो, ऑप्शन नंबर बेटा बी अगर किसी ने दिया है पार्ट 3 बिल्कुल सही है, तो समझ लो। संविधान का भाग है 3, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। कितना है? 12 से लेके 35 तक। एक बात और याद रखना, मौलिक अधिकारों को भारत का क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। हमने ये जो अधिकार है कहाँ से लिए, कहाँ से मांग के लाए थे? तो वो जो राष्ट्र है उसका नाम अमेरिका है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित हो जाता है। वर्तमान में ये जो है कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार है। शुरुआत में इनकी संख्या 7 थी। 7वां जो मौलिक अधिकार, जिसे आप संपत्ति के अधिकार के रूप में जानते हैं, उसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और 301 में कैटेगरी में क्या है, डाल दिया जाता है। ये आए, आगे बढ़ते हैं। आज ना मैं तुम्हें वैसे शॉर्ट में समझाता चल रहा हूँ, बढ़िया। भारत के राष्ट्रपति को पद से की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या वाइस प्रेसिडेंट जी? तो फिलहाल जो देश की महामहिम राष्ट्रपति है, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है, उनको क्या किया गया? उनको शपथ दिलाने का श्रेय दिया था किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अर्थात हिंदुस्तान में जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं वो देश के कौन बनाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन कोई पूछेगा किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 60 होता है। तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति महोदय को उनके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई दिलवाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उस समय पर छुट्टी पर हो, उपलब्ध नहीं हो, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होगा, फिर वो कार्य उनके हाथों से कराया जाएगा। तो इसलिए इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अरे भाई, मैं जैसे बता रहा हूँ ये वाली बात, तो जो वर्बली बता रहा हूँ ये सही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा हर चीज लिखोगे ना तो दिमाग में नहीं जाएगी। एग्जाम बेटा कॉपी नहीं मांगता, एग्जाम दिमाग मांगता है। ठीक है? हाँ। चलिए, विजेता सीरीज चल रही है बेटा, वो गड़बड़ हुई, मैं दिन में कल लगा दूंगा भाई से, विजेता सीरीज पे रखेंगे उसे। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो हम रोड पर चलते हैं, जो जेब्रा क्रॉसिंग है, आसान सवाल है। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब पैदल चलने वालों को सड़क पार करने के लिए क्या है? टाइम की, हाँ, उन्हें टाइम दे दो। तो सवाल इसमें आसान है बेटा, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। भारत में श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो मुख्य रूप से किससे है? श्वेत जो व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में आप बात करते हैं, श्वेत क्रांति के बारे में अगर बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में कई टाइप की क्रांति आई है, जैसे गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य है, अंडा है। तो इसमें मैं कई सारी जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि भैया श्वेत है, श्वेत होता है दूध। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान के इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझने के लिए आपको मेरी एक जानकारी सुननी पड़ेगी, मिल्क प्रोडक्शन, और यहाँ पर अमूल के बारे में भी आपको मैं जानकारी देता हूँ, समझो। भारत में जो डेयरी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन पर हमें आत्मनिर्भर रहना पड़ा। तो 1970 में हमने एक चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड शुरुआत की जाती है, और इस क्रांति की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे, इसमें एक चीज और है, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का जो संबंध है वो गेहूं उत्पादन से है, और बेचा नीली क्रांति का जो संबंध है वो क्या है? मछली से उत्पादन से है। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? बताइए। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो हिंदुस्तान के किस राज्य में स्थित है? ये उस राज्य में है जिसकी राजधानी का जो नाम है वो क्या है? भुवनेश्वर है। बताइएगा जरा कहां पर होगा ये? चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी। अरे यार, कल बुधवार है। चलिए, तो जो कोणार्क का मंदिर है मेरे बच्चे, याद रखिए, वो हमने कहा बताया, भुवनेश्वर जिसकी राजधानी है, उड़ीसा जिसका क्या है? नाम है, उड़ीसा राज्य की राजधानी। अगर इनके बारे में एक तथ्य और लेना चाहते हैं तो एक तथ्य और लेते चलिएगा जिसके बारे में जानकारी दे दूं। उड़ीसा का जो पुरी जिला, जैसे 16 तारीख को ना उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है 16 तारीख को निकलेगी, तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण होता है 13वीं शताब्दी में से, क्या बताए, नरसिंह देव प्रथम बताते हैं। इसके बारे में एक बात बता दूं, पुरी के बारे में आप ना कुछ जानकारी सुन के हैरत में आ जाएंगे। और
हमने ये बताया कि कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, पुरी जिले, जो पुरी जिले में उसमें स्थित है। इसके अलावा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। इसे क्या है, ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी है। भारत में एक 10 रुपए के जो नए नोट हैं, इस पर अगर आपने देखा होगा इसी मंदिर के पहिए का क्या है, चिन्ह अंकित है। इसके अलावा पुरी के बारे में खास बात होती है कि दौरान जो महाराज, जो भगवान जी होते हैं, अगर जब यात्रा चलती है उससे पहले बीमार हो जाते हैं, और वो इतने बीमार हो जाते हैं कि कहा जाता है कि उस दौरान उड़ीसा में जो वहाँ कुछ लोग रहते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं। अब जब वो बीमारी से सही होते हैं तो वो जाके अपनी मौसी के घर जाते हैं। जब वो मौसी के घर पहुंचते हैं तो वहां से जो हालत सुधरती रहती है। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो पूरी की यात्रा उस मौसी, उनकी मौसी के घर तक जहां तक पहुंचती है, उस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलेगा, नया नंबर आपके सामने आता है चिपको आंदोलन का संबंध। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो बताइएगा क्या होगा जी। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किससे रिलेटेड है, बताइएगा। हम्म भाई मेरे से गलती होगी, इसे सुपर सेट, भाई ये सुपर टेट नहीं था, है ना, सुपर टेट, अरे गधो, कभी थोड़ा सा इनोवेटिव भी हो जाओ। लिखा है ना, हमने कहा सुपर टेट का सुपर सेट है, जैसे प्रैक्टिस सेट होता है। भाई तुम तो बिल्कुल ही एकदम ही मेरे यार, भाई गलती, प्रैक्टिस सेट लिखवा देना भाई कल से हम इन्हें नया देने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हुआ है ना बेटा। ये ले प्रैक्टिस सेट ही डलवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट 1। मेरे से गलती होगी बाबू, मैंने इसको सुपर सेट लिख दिया, गलती होगी, मेरा इनोवेशन, मेरे को गलती में लिख दिया। अगली बार इसे प्रैक्टिस सेट लिखा। सुपर सेट का मतलब ये है कि सुपर प्रैक्टिस सेट की जगह मैंने सुपर सेट लिख दिया, पर नहीं भैया, तुम्हें भी क्रिएटिविटी चीज ही पसंद नहीं। नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे, चिपको आंदोलन जो आता है किससे है, आपके वन संरक्षण से है। और ये अगर कोई राज्य पूछेंगे तो राज्य का मतलब याद रखिए उत्तराखंड से है। तब ये उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, आज बिल्कुल अलग है। इसका जो प्रमुख नेता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, जो सुनामी शब्द है इसका मुख्य कारण क्या होता है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है बताइए। चलो, सुनामी जो है उसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। अच्छा, नंबर आपके, सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, सुनामी का जो प्रमुख कारण होगा, सुनामी एक जापानी शब्द है याद रखना। और जब आप देखेंगे भाई चक्रवात आता है समुद्र में, तो समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है, समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है, ये उसे याद रखिए, ठीक है। तो अगर समुद्र के नीचे आता है भूकंप, उसको अंडर सी जो अर्थक्वेक आता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ। नेक्स्ट, नंबर 39 देखो भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड जो बनाता है वो क्या है, नील रिवर डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, उसके बाद मिसिसिपी डेल्टा है, या फिर अमेजोन है। नंबर 39, 39 का बेटा याद रखना हिंदुस्तान में है ये सबसे ज्यादा जो बड़ा विशाल डेल्टा है। ये भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र के दौरान बनता है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको नॉर्मली अगर जानेंगे तो याद रखना सुंदरबन का डेल्टा, डेल्टा क्या बोला जाता है, सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। और यहाँ पर एक वृक्ष पाए जाते हैं जिनका नाम है संदूरी वृक्ष। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है, पृथ्वी पे जो वायुमंडल है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो किस गैस का है। तो इसके रूप में बेटा कई बार बताया गया होगा, और जो बताया गया होगा वो ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, लगभग 78। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल शाम बेटा एक क्लास होने वाली है 5 बजे, और जो 5 बजे क्लास होगी उसमें आप लोग सारे वहां दिखाना, मेरे पास नहीं है यार वो, मेल पे है। तो कल ना हमारी एक क्लास है मेरे बच्चे शाम में, जो आपके लिए मैंने स्पेशल तैयार की थी, और वो क्लास स्पेशल तैयार हुई थी। हाँ हाँ हाँ। कौन सा, ये ना, हाँ। तो ये ना कल हम 5 बजे क्लास होगी, इस क्लास को मिस मत करिएगा, ये बहुत जरूरी क्लास है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड हैं, पुरस्कार और जो सम्मान है, इसमें हमें जो इस साल में कितने लोगों को जनवरी से लेकर अभी तक क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, और नेशनल इंटरनेशनल दोनों उस पर आप देखेंगे। तो आप इसके लिए कल में से मुलाकात करेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे 40 सवालों के साथ ही। आज मेरी दिन भर से बहुत ज़्यादा क्लास हो गई है, अब मुलाकात करेंगे कल सुबह 11 बजे। आपकी जो क्लास है वो जो विजेता सीरीज की क्लास है वो एज इट इज़ आपको 11 बजे मिल जाएंगी। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें अपना। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप हैं #बच्चा पार्टी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ध्यान रखें, बाय बाय।